Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 1st of December 2023. तो गाइज आज है तारीख 1 दिसंबर 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सिंधु दुर्ग फोर्ट को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे भारतीय संविधान में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को कहाँ पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या ऑप्शन नंबर डी फंडामेंटल ड्यूटीज़, या ऑप्शन नंबर डी 9th शेड्यूल। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों पिछले 2 दिनों में आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पे बात की जा रही है कि इतिहास में पहली बार कोई भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा। तो ये पूरा मैटर क्या है समझेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। हमारे जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये होने वाला है। तो ये सब की शुरुआत कैसे होती है, तो हुआ ये कि जो यूएस की स्पेस एजेंसी है जिसको हम लोग नासा के नाम से जानते हैं, तो नासा के जो चीफ हैं वो अभी भारत के विजिट पर है, जिनका नाम है बिल नेल्सन। अब भारत जब आए तो उन्होंने कई सारे अनाउंसमेंट्स करे, जैसे अभी यहाँ पर रिसेंटली एक अनाउंसमेंट के बारे में डिस्कशन भी किया था। वो अनाउंसमेंट ये है कि जो निसार मिशन, ये जो निसार मिशन है दोस्तों आपको पता होगा, इसको इसरो यानी कि भारत की स्पेस एजेंसी और साथ ही साथ में नासा, इन दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है और साल 2024 के अंदर में इस निसार मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट यहाँ पर बिल नेल्सन के थ्रू किया जाता है। अब उसके बाद जो दूसरा अनाउंसमेंट हुआ ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नासा क्या करेगा, पहली बार किसी इंडियन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कोई अभी तक भारतीय अंतरिक्ष में गया ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता होगा राकेश शर्मा जी के बारे में, तो राकेश शर्मा को यूएसएसआर ने ऑलरेडी यहाँ पर स्पेस में भेज दिया था। ठीक है, तो ये काम स्पेस में जाने का पहले हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। अब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है ज़रा ये भी जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक स्टेशन हम लोगों ने अंतरिक्ष में बनाकर छोड़ रखा है, जो कि अंतरिक्ष में यहाँ पर तैर रहा है, यानी कि हमारी पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमको देखने को मिल जाता है। तो ये किसका है, तो ये वैसे कई सारी कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसियों ने मिलकर बनाया है। अगर मैं आपको बताऊं, जहाँ तक मुझे याद है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे 5 बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज़ हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट है। कौन कौन सी स्पेस एजेंसी हैं, सबसे पहले यहाँ पर यूएस का नासा ही हो गया। ठीक है, जो दूसरी स्पेस एजेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है वो है रशिया की स्पेस एजेंसी जिसको हम बोलते हैं रॉसकॉस्मॉस। ठीक है, और जो थर्ड स्पेस एजेंसी है इसमें वो है जापान की, जिसको बोलते हैं JAXA जाक्सा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। फोर्थ स्पेस एजेंसी जो है वो है यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और फिफ्थ स्पेस एजेंसी है यहाँ पर कनाडा की CSA। तो दोस्तों इन 5 इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसियों ने मिलकर क्या किया है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक फुटबॉल फील्ड के साइज़ का स्टेशन तैयार करके अंतरिक्ष में छोड़ा हुआ है, जो कि पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैर रहा है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों उस स्टेशन पर ना कई सारे जो हमारे यहाँ पर लोग हैं वो जाते रहते हैं, अलग अलग यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता रहता है, यूएसए भेजता है हमेशा। ठीक है, तो अब फाइनली यहाँ पर भारत का कोई यहाँ पर भारतीय व्यक्ति इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा, और यूएसए यानी यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा वो यहाँ पर उनको भेजेगा। ठीक है,
अगर आप देखोगे तो अमेरिका, रशिया, जर्मनी प्लस ऐसे कई सारी कंट्रीज़ हैं, इवन यूएई है, इजराइल है, मलेशिया है, ये सारे देश आपको देखने को मिलेंगे जिनका कोई ना कोई पर्सन जो है वो स्पेस एजेंसी में इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा चुका है। सबसे ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे अमेरिका के ही गए हैं इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पीछे रह गए, फिलहाल ये हमारी प्रायोरिटी में इतना नहीं था, इस चक्कर में हम पीछे रह गए, लेकिन अभी इसको भी यहाँ पे पूरा किया जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक और अनाउंसमेंट किया गया। ये तो दो बड़ी अनाउंसमेंट्स थी, एक और अनाउंसमेंट यहाँ पर यह है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये आर्टिकल दिखा देता हूँ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, ये आप देख पाओगे, नासा टू ट्रेन एन इंडियन एस्ट्रोनॉट फॉर ISS मिशन, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन के लिए नासा एक भारतीय व्यक्ति को ट्रेन करने वाले हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेशली। और इतना ही नहीं, कई सारे देश ऐसे हो चुके हैं जो कि अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन आप लोगों ने देखा तैयार हो रहा है। इस तरीके से कुछ कंट्रीज़ हैं जो अपना खुद का स्टेशन बना रही हैं, और इसमें इंडिया भी इसी लाइन में है दोस्तों। भारत का टारगेट है कि साल 2035 तक, कब तक, 2035 तक हम भी अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएं। ठीक है, और इसमें यूएसए हमारी मदद करने वाला है, ये भी अनाउंसमेंट यूएसए की साइड से आया है। यूएसए हमारी हेल्प करेगा ताकि भारत अपना प्रॉपर स्पेस स्टेशन बनाकर 2035 तक लॉन्च कर दे। अब ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे करके स्पेस में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। इसरो का बहुत बड़ा नाम हो चुका है इंटरनेशनल लेवल पर। आपको पता है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया, सक्सेसफुली यहाँ पर उसको कंडक्ट किया। और अभी हमारे बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं। अभी हमने सोलर मिशन भी यहाँ पर लॉन्च कर रखा है, आदित्य L1 के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, और उससे भी सबसे बड़ा जो मिशन होने वाला यह है कि साल 2040 तक, आपको मैंने पहले पढ़ाया भी है, साल 2040 तक इसरो क्या करने वाला है, पहले इंडियन पर्सन को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, लेकिन यह अभी थोड़ा दूर है, थोड़ा समय लगेगा। 2040 तक पहली बार क्या होगा, पहले कोई भारतीय व्यक्ति चंद्रमा पर जाएंगे। आई होप आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। चलिए आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या बात की जा रही है, लगभग 2.23 लाख यानी कि 2,23,000 लाख करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्चने वाले हैं, जिससे कि 97 तेजस जेट्स को परचेज़ किया जाएगा और साथ ही साथ में 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को परचेज़ किया जाएगा। सिंपली आप बोल सकते हो 2.23 लाख करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्चने वाले हैं। तो क्या है पूरा मैटर, ज़रा यहाँ पर ये समझते हैं। बहुत डिटेल से आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इसमें ना एक स्पेशल चीज़ बहुत चर्चा में है और वो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसको चेयर करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, और डिफेंस मिनिस्टर कौन है, वो है हमारे राजनाथ सिंह जी। ठीक है, तो राजनाथ सिंह जी यहाँ पर चेयरपर्सन हैं इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के। तो इसी बॉडी ने दोस्तों अपने सारे के सारे अप्रूवल्स दे दिए हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला यहाँ पर अप्रूवल ये दिया गया है कल के दिन कि इतना रुपया खर्च करने के बाद में हम 97 तेजस जेट्स को परचेस करेंगे जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और साथ ही साथ में 156 प्रचंड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को परचेस करेंगे। और ये सब चीज़ें क्यों की जा रही हैं, ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि जो हमारा पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके और ज़्यादा मजबूत हो सके। कहोगे अभी तक क्यों नहीं मजबूत किया, दोस्तों अभी के समय पर क्या हो रहा है ना, हमारे जो रिलेशंस हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ में वो बहुत ख़राब हैं। क्योंकि यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स को इसलिए भी क्लियर किया गया है क्योंकि भारत और चाइना के बीच में पिछले 3 सालों से लगातार स्टैंड ऑफ जारी है बॉर्डर पर, और हमें यहाँ पर इस दौरान अपने डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा मजबूत करके रखना होगा। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि जितना भी ये सब कुछ हम परचेज़ करेंगे अपने एयरफोर्स के लिए, अपनी नेवी के लिए, तो जितना भी कुछ परचेज़ किया जाएगा ये 98% डोमेस्टिक इंडस्ट्री से परचेज़ किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा स्टेप, यानी कि हम अपने देश में खुद से प्रोडक्शन करने वाले हैं और खुद से यहाँ पर अपनी जो देश की कंपनियां हैं वो इसको बनाएंगी और उनसे यहाँ पर परचेज़ किया जाएगा। 98% तक प्रोक्योरमेंट केवल और केवल हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से होगा। इससे क्या होगा, भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। स्पेशली यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत का, सेल्फ रिलायंसी का, वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हम लोग इसको अपना रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आज के समय पर तो आपको पता ही है हम कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं डिफेंस आइटम्स को लेकर, अलग अलग वेपन्स को लेकर, जेट्स को लेकर, सबमरीन्स को लेकर परचेस करते रहते हैं। बट धीरे धीरे हमारी कोशिश यही है कि हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाएं, किसी और दूसरे देश के ऊपर जो निर्भरता है वो हमारे लिए सही नहीं है।
हम खुद से प्रोडक्शन करेंगे तो इसके हमारे काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। साथ ही साथ में हम अपने लिए जो हमारी जो पूरी की पूरी डिमांड है उसको पूरा कर पाएंगे, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हम लोग प्रोडक्शन करेंगे उसको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे दुनिया भर की कंट्रीज़ को। इससे हमारा खुद का डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा। इसके ऊपर हमारा एक स्पेशल फोकस है, समझ गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे इंडियन एयरफोर्स का जो SU-30 फाइटर फ्लीट्स हैं उनको भी यहाँ पे अपग्रेड करने की बात की जा रही है। हमारे नेवी के लिए भी प्रोक्योरमेंट्स करे जाएंगे, कुछ नई नई चीज़ें परचेज़ की जाएंगी, ठीक है। आर्मी के लिए भी यहाँ पर कुछ नए वेपन्स को परचेज़ करने की बात की जा रही है। नेवी के लिए जो एंटी शिप मिसाइल्स है वो परचेज़ कर रहे हैं हम लोग। दुश्मन का जो जहाज़ है उसको उड़ाने के लिए यहाँ पर कुछ मिसाइल्स का यूज़ किया जाता है जिसको बोला जा रहा है MRASHM। तो एक लाइट वेट, बहुत हल्की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारी नेवी यूज़ कर सकती है। हम अपने जहाज़ से यहाँ पर इस मिसाइल को दाग सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी बहुत पहले ही 48,000 करोड़ रुपए की जो एक डील है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में कर रही थी, जिसके तहत हम लोग 83 तेजस MK-1A जेट्स को परचेज कर रहे थे अपने इंडियन एयरफोर्स के लिए, ठीक है। इसी में यहाँ पर एडिशन है कि जो ये नंबर ऑफ तेजस एयरक्राफ्ट हैं इसको हम लोग और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। और ये जो तेजस एयरक्राफ्ट है इस नंबर को बढ़ाते बढ़ाते हम लोग जल्दी 180 के आसपास लेकर जा पाएंगे, जिससे हमारी इंडियन एयरफोर्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो सकेगी। तो ये दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। हर एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है कि आखिरकार ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री से क्यों परचेस कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे किसने ये सारा अप्रूवल दिया है। अब जिसने अप्रूवल दिया है वह है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो फटाफट थोड़ा सा हम लोग डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपसे प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ से पूछा जाएगा, मेंस में अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो आप इस तरीके से यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे सकते हो, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और ऐसे एग्जाम्पल बहुत पसंद होते हैं हमारे जो कॉपी चेक करने वाले लोग हैं उनको। नाउ अब बात करते हैं हम लोग डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की। दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अपने आप में हमारे पूरे डिफेंस इंडस्ट्री में एक सबसे ज़्यादा बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। बड़े बड़े डिसीजंस, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड, इन तीनों के लिए क्या क्या चीज़ें परचेज़ करनी है ना, तो क्या क्या नई नई नीतियाँ लेकर आ सकते हैं हम लोग, तो उन पॉलिसीज़ को डिसाइड करना, ये सारा डिसीजन मेकिंग कौन करता है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल करता है। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि जैसे आज के समय पर राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ही कौन होते हैं? इस काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को बनाया गया था कब? दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, एक रिकमेंडेशन आया था। कब आया था? जो 1999 में कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद, कि भाई हमारे पास में इस तरीके की एक बॉडी होनी चाहिए। देन जाकर यहाँ पे डिसाइड करने के बाद में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को तैयार किया गया। क्लियर हो गया? नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, या कह सकते हो आर्टिकल ऑफ द डे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GS पेपर नंबर 2 पॉलिटिक्स आप इसको लिंक कर सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया चांस है इसको ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप में आपको डेली करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर एक आर्टिकल कवर किया, और ऐसे ही हम बहुत सारे और भी न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे, तो हर एक आर्टिकल में एक प्रॉपर बैकग्राउंड डेटा होगा। भाई हम परेशान होते हैं ना कि भाई हम क्या लिखें, क्या नहीं लिखें, क्या नोट्स बनाने हैं, क्या नहीं बनाने, उसके लिए परेशानी होने की ज़रूरत है ही नहीं अब, ठीक है। क्योंकि ये सारा का सारा जो बैकग्राउंड कंटेंट होता है वो दोस्तों आपको एक PDF फॉर्म में क्रिएट करके प्रोवाइड करवाया जाता है इसी पेड ग्रुप के अंदर में। और वो PDF प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। और ये PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, तो दोनों मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको डायरेक्टली यहाँ पर हेल्प हो सकती है। केवल आपका जो काम बचता है फिर इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में, वो केवल है वीडियो देखना। वीडियो देख के साइड में करो और बाकी सारा जो आपका स्टैटिक पोर्शन उसको कवर करने में लग जाओ। क्योंकि अगर आप वीडियो देख के फिर नोट्स बनाने बैठोगे, करंट के नोट्स स्पेशली, तो आपका पूरा दिन निकलने वाला है। ये गारंटी के साथ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। किसी दिन को करंट बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, वीडियो लंबा भी हो जाता है, तो उस दिन आपके 3-3.5 घंटे भी लग जाएंगे। तो वो सब चीज़ें मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके के रेडीमेड कंटेंट आपको मिल जाता है। तो कुछ नहीं करना, अपना ये वीडियो देखो। वीडियो देखने के बाद में आपकी चीज़ें में, आपके दिमाग में ये चीज़ें पता है कि हाँ आज ये मैंने पढ़ा है। बाकी आपने तैयारी करनी शुरू करो जो स्टैटिक पोर्शन है, और रात में सोने से पहले ग्रुप में तब तक PDF अपलोड हो जाता है, तो उस PDF को एक बार देख लेना, और आपका जो रिटेनिंग पावर है वो भी इंप्रूव हो जाएगी कि भाई हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी, मैंने रिवाइज कर लिया। आपका रिवीजन भी हो जाएगा हैंड टू हैंड, ठीक है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो कितना है? वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या कह सकते हो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। ये इतना अमाउंट है जो आप इधर उधर खर्च देते होंगे, है ना।
और ये गारंटी है कि आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ ही दिनों में लगेगा यार मेरा अमाउंट रिकवर हो चुका है, मुझे बहुत बेनिफिट्स हो रहे हैं। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, कुछ इस तरीके का मैसेज कर देना। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर लेना कि मुझे किस तरीके से फ़ायदे हो सकते हैं। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। बाकी दोस्तों एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। बहुत कम रह जाते हैं, हमारा टारगेट 5000 का पूरा नहीं हो पाता है, 4000 4500 तक यहाँ पे लाइक्स रुक जाते हैं। तो प्लीज़ आप इतना सपोर्ट कर सकते हो, इस टारगेट को पूरा कर सकते हो। चाहो तो आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे जाओगे दीपक यादव एजुकेशन लिखोगे, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं ना। वापस आते हैं ट्रैक पर। तो यहाँ पे बात की जा रही है सेंटर अग्रीज टू एग्जामिन डिमांड्स ऑफ लद्दाख सेफगार्ड्स। अब ये पूरा मैटर क्या मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों हुआ क्या है, 2019 में कितना बड़ा चेंज हुआ था सबको पता है। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, लद्दाख में तभी से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और वो प्रदर्शन क्यों चल रहे हैं, लद्दाख में लंबे समय से यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि लद्दाख को छठे शेड्यूल में डाल दिया जाए, हमारे संविधान के 6th शेड्यूल में रखा जाए, जिससे कि वहाँ के लोगों को एक प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके। यहाँ पे आप देख पाओगे सबकी डिमांड है 6th शेड्यूल, ठीक है। स्पेशली जो ट्राइबल पॉपुलेशन लद्दाख के अंदर में वो 6th शेड्यूल की मांग कर रही है। 6th शेड्यूल से होगा क्या, इनके पास में खुद को गवर्न करने की स्पेशल पावर्स आ जाएंगी। अभी कुछ राज्य ऑलरेडी हैं हमारे देश में जो कि छठे शेड्यूल में कवर किए गए हैं, वो भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमारी होम मिनिस्ट्री ने या फिर कह सकते हो हमारी केंद्र सरकार यहाँ पर रेडी हो चुकी है इन डिमांड को लेकर बातचीत करने के लिए। जो ये सिविल सोसाइटी ग्रुप की डिमांड है लद्दाख में कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहिए, इनकी डिमांड लंबे समय से यह है कि लद्दाख को इंक्लूड किया जाए छठे शेड्यूल में। तो अब यहाँ पर दोस्तों इस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड को सरकार एग्जामिन करेगी, एक बार देखेगी और अगर पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो कुछ एक्शंस लिए जाएंगे, समझ गए। क्योंकि ये बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है। इस छठे शेड्यूल में इसको इंक्लूड करने से होगा क्या, तो ये सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, यहाँ पर समझाए गए हैं। चलो अब एक एक करके मैं आपको पूरा प्रॉपर बैकग्राउंड डेटा के साथ में समझाता हूँ, क्योंकि ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपको कहीं पर भी किसी भी एग्जामिनेशन में हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अभी जो आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा दिखेगा स्क्रीन पर नीचे की साइड में, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सवाल कुछ बना तो यहीं से बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो जीएस पेपर नंबर 2 में हमारे सिलेबस में कई सारे प्रकार के टॉपिक्स हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट। इन सभी टॉपिक्स आप लिंक कर सकते हो इस वाले न्यूज़ को, समझ गए। तो हाल ही में यहाँ पर एक डिमांड उठी है, पार्लियामेंट में भी डिमांड उठी, प्लस लद्दाख में प्रोटेस्ट भी हुआ, जहाँ पे मेंशन किया गया कि भैया हमें क्या चाहिए, हमारे लद्दाख यूनियन टेरिटरी को छठे शेड्यूल में कवर कर दो। छठे शेड्यूल में कवर होने से वहाँ की जो लोग हैं वो अपने हिसाब से खुद को गवर्न कर पाएंगे, खुद की स्पेशल पावर्स होंगी, जिसके बेसिस पर वो अपना अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि लद्दाख ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ज़रूरत क्या है लद्दाख को छठे शेड्यूल में डालने की। पहले ये ज़रूरत समझते हैं। ज़रूरत यहाँ पर इसलिए दोस्तों क्योंकि जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, ये रीजन कंप्लीटली ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काफ़ी दूर है यहाँ पर लद्दाख से, प्रॉपर लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, लोगों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस तरीके से डोमिसाइल पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, जिस तरीके से नीतियाँ नई नई बदलती जा रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर में, लोगों को डर है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन लद्दाख में रहती है उनको ये डर है कि उनकी जो ज़मीन है वो खतरे में है आने वाले समय पर, उनका रोज़गार खतरे में है, उनकी डेमोग्राफी बिगड़ने वाली है। तो इस बेसिस पर वो मांग करते हैं कि भाई हमें सुरक्षा चाहिए, हम अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, जो हमारी संस्कृति चली भी आ रही है, हम उसको ऐसे बरकरार रखना चाहते हैं। ऐसा यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ की मांग है, समझ गए। उसके अलावा दोस्तों लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अपने 2 काउंसिल्स हैं, एक है लेह में है और दूसरा कारगिल में है, लेकिन दोनों काउंसिल में से कोई सा भी छठे शेड्यूल में नहीं आता। लद्दाख की यही मांग है कि भैया इन दोनों काउंसिल में से किसी एक को छठे शेड्यूल में डाल दो। छठे शेड्यूल में डालने से यहाँ पर इनके पास में पावर्स आ जाएंगी। अभी पावर्स जो हैं इनके पास में बहुत कम है, जैसे कि लद्दाख के इन काउंसिल के पास में जो थोड़ी मोटी पावर्स हैं अभी, वो है लोकल टैक्सेस को यहाँ पे कलेक्ट कर लेना, पार्किंग फ़ीस ले लेना, इस तरीके की पावर्स हैं। ये चाहते हैं बड़ी पावर्स आए, बड़े बड़े डिसीजंस हम खुद से ले सकें, हमारे को गवर्नमेंट का इतना बड़ा रोल नहीं चाहिए। हमें अपना ट्रेडिशन, जो हमारा पूरा ट्रेडिशन है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। ये इस प्रकार की यहाँ पर मांग है, समझ गए। अब क्या होता है,
जब ये मांग उठ रही होती है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसको हम बोलते हैं एनसीएसटी। एनसीएसटी की फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके हक की बात करने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक अलग से बॉडी, एक कमीशन है एनसीएसटी। तो ये मैटर एनसीएसटी के पास पहुँचा। तो एनसीएसटी ने भी जो रिकमेंडेशन दिया वो ये था कि हाँ बिल्कुल, जो लद्दाख के लोग हैं वो सही डिमांड कर रहे हैं, उनको संविधान में 6ठे शेड्यूल में जोड़ना ही पड़ेगा और जोड़ना भी चाहिए। इससे क्या होगा, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो उनके जो राइट्स हैं अपने कल्चर को लेकर उसकी हम प्रोटेक्शन कर सकेंगे। और अगर यहाँ पे लद्दाख को हम 6ठे शेड्यूल में डालते हैं दोस्तों, तो इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे मैं ये भी बताऊँगा। फिलहाल आपने इतना मैटर समझा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले 6ठा शेड्यूल है क्या, क्योंकि जब तक ये नहीं जानोगे, बेसिक नहीं जानोगे, तब तक काम अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब 6ठा शेड्यूल समझते हैं। ये शेड्यूल्स हमारे संविधान में है। तो अगर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करें तो आर्टिकल नंबर 244, आर्टिकल 244 का आप देखोगे तो जो 6ठा शेड्यूल है हमारा, ये आर्टिकल 244 के तहत क्या करता है, एक ऑटोनॉमस डिवीज़न प्रोवाइड करवाने की बात करता है या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देने की बात करता है। किसी एक पर्टिकुलर रीजन को अगर हम 6ठे शेड्यूल में ला दें तो 6ठे शेड्यूल में लाने से वहाँ का एक खुद का काउंसिल बन जाएगा और उस काउंसिल के पास में अपने एरिया को गवर्न करने की पावर्स होंगी। समझ गए? उनके पास में लेजिस्लेटिव, जुडिशली, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी सब होंगी। तो उनका एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाएगा, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। सब कुछ वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई बाहर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं 6ठे शेड्यूल में कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, स्पेशली ट्राइबल एरियाज़ के लिए। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो जनजातियां हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर दोस्तों कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। और मैं आपको बता दूं भारत के केवल और केवल 4 राज्य हैं जिनको 6ठे शेड्यूल में कवर किया गया है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं उसको आप ध्यान में रख सकते हो, एक इस तरीके से ATMM करके। ATMM का मतलब है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। समझ गए? ये चारों स्टेट्स कौन से हैं? ये चारों स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं भाई। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सब आसपास में ही है ना। तो इन चारों को 6ठे शेड्यूल में रखा गया है। क्लियर हो गया? इसके अलावा कोई राज्य 6ठे शेड्यूल में नहीं है। लद्दाख मांग करता है कि हमें भी इसी लिस्ट में ऐड कर दिया जाए, लेकिन इसको ऐड करना इतना आसान होगा नहीं। फिलहाल तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इनको 6ठे शेड्यूल में रखा गया है तो उनके पास में क्या पावर्स हैं। 6ठे शेड्यूल में किसी पर्टिकुलर एरिया को इंक्लूड करने से क्या होता है दोस्तों, उनका खुद का ऑटोनॉमस काउंसिल बन जाता है। ऑटोनॉमस काउंसिल खुद से वो सारे डिसीजंस, खुद से अपने सारे लॉ वगैरह लेकर चल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे गवर्नर होगा, गवर्नर के पास में भी ताकत रहेगी कि गवर्नर क्या कर सके, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज कर सके या रीऑर्गेनाइज कर सके। लेकिन यहाँ पे केवल गवर्नर के पास ही ताकत रहेगी इतनी, पार्लियामेंट वगैरह का रोल खत्म हो जाता है। जो पार्लियामेंट है या फिर स्टेट का प्रॉपर लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, इनके कोई भी लॉ या इनका कोई भी यहाँ पर मुद्दा इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट खुद से सारा काम करेंगे। समझ गए? हालांकि इनको कोई डायरेक्शन वगैरह देने के लिए कौन होगा, तो इनको डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट और या गवर्नर हमारे रहने वाले हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाता है ये किस तरीके का बनता है। तो जब हर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनता है ना दोस्तों, इसमें कम से कम हर एक काउंसिल में 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 4 तो डायरेक्ट गवर्नर नॉमिनेट करते हैं और बाकी 26 वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट होकर आते हैं। समझ गए? और ये जो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो वोटिंग से इलेक्ट होकर आए, यानी 26 मेंबर है, इनका टेन्योर 5 साल का होता है। वो 5 साल तक इस काउंसिल में सर्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसा हमारा पार्लियामेंट वगैरह का सिस्टम होता है। और नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करेंगे तो जो नॉमिनेटेड मेंबर यानी गवर्नर ने जो 4 मेंबर नॉमिनेट करे हैं, वो कब तक रहेंगे, जब तक गवर्नर चाहे तब तक वो ऑफिस में बैठे रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑटोनॉमस रीजन होता है, इनके पास में अपना खुद का काउंसिल आ जाता है। अब सवाल यह है कि चलो उन्होंने जैसे तैसे काउंसिल बना लिया। अब काउंसिल बनाने के पास में इनके पास में पावर क्या होती है, इस काउंसिल के पास में क्या ताकत होती है दोस्तों। काउंसिल की पावर सुनो, इनके पास में ये पावर हो जाती है कि ये कुछ अलग अलग मैटर्स के ऊपर में अलग अलग लॉज बना सकते हैं, अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। अच्छा, सवाल यह है कि वो कौन से मैटर हैं जिसके ऊपर ये कानून बना सकते हैं और किस चीज़ की यहाँ पर ये लंबे समय से मांग कर रहे हैं। भाई अपनी ज़मीन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, कैनल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी किसके पास में जाएगी, मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स को लेकर ये खुद से यहाँ पे लॉज को क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बात यह है कि अगर ये कोई भी लॉ लेकर आएंगे तो हर एक लॉ को गवर्नर के एक अप्रूवल की ज़रूरत होगी। बाकी यहाँ पे पार्लियामेंट वगैरह का यहाँ पर जो रोल है वो सब खत्म हो जाता है। प्लस ये क्या कर सकते हैं, ये अपना विलेज काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अपना विलेज काउंसिल बना सकते हैं, कोर्ट बना सकते हैं। अगर मान लो कोई मुद्दा चल रहा है 2 ट्राइब्स के बीच में, तो उस मुद्दे को सुलझाने के लिए यहाँ पर कोर्ट की तरह काम कर सकते हैं।
तो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इतने ज़्यादा हैवी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास में ये भी पावर है कि ये अपने प्राइमरी स्कूल्स को मैनेज कर सकते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। डिस्पेंसरी, मार्केट, फेरीज, फिशरी, रोड, सब कुछ इनके अंडर में आएगा। साथ ही साथ में इनके पास में और ज़्यादा पावर आ जाएगी कि ये लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकें, या किसी के ऊपर टैक्स लगाना है अपने लोकल लोगों के ऊपर में, तो वो टैक्स को भी इम्पोज कर सकते हैं। ये सारी पावर्स इन काउंसिल के पास में आ जाती हैं। लेकिन ये काउंसिल कब बनेगी? जब किसी एरिया को छठे शेड्यूल में रखा जाएगा तब। तो हमारे भारत के केवल 4 राज्य छठे शेड्यूल में हैं। तो अब लद्दाख क्यों मांग कर रहा है, इसकी आप समझ रहे होंगे। अपने हिसाब से एरिया को गवर्न करने की बात की जा रही है उनके काउंसिल के हिसाब से। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि यहाँ पर फिर भी जो अलग अलग बॉडीज़ हैं वो भी रेकमेंड कर रही हैं कि हाँ, लद्दाख को इसमें डाल देना चाहिए, छठी शेड्यूल में इंक्लूड कर देना चाहिए। ऐसा क्यों, क्या मेन कारण है? कारण दोस्तों यहाँ पर यह भी है क्योंकि लद्दाख की जब आप जनसंख्या देखोगे तो लद्दाख एक प्रॉपरली ट्राइबल रीजन है। 90% आबादी वहाँ पे ट्राइब्स हैं, अलग अलग जनजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और ट्राइबल्स में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स में अगर आप देखोगे तो बाल्ती बेदा, बोतो, ब्रोकपा, उसके अलावा चांगपा, गारा, मोन, पुरिकपा, इस प्रकार की सारी ट्राइब्स ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनका कल्चर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, अलग अलग कल्चर हैं सबके। तो उस कल्चर को यहाँ पर बचाने की ज़रूरत है, उसको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। और प्रोटेक्शन कैसे दी जा सकेगी? जब उनका काउंसिल होगा, जब यहाँ पर उनको छठे शेड्यूल में ऐड किया जाएगा, क्योंकि छठे शेड्यूल से उनके पास में स्पेशल पावर्स हैं और वो अपने कल्चर को देखते हुए सारे के सारे लॉज अपने आसपास क्रिएट करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए अब आगे आते हैं। बोला यह जा रहा है कि छठे शेड्यूल में जैसे यहाँ पर लद्दाख को ऐड करेंगे, इससे क्या होगा, जो पावर्स है वो बढ़ जाएंगी। पावर यहाँ पे लोकल लोगों के पास में भी आ जाएंगी, कोई एक गवर्न नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इससे डेवलपमेंट बढ़िया तरीके से हो सकेगा। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब मांग इतने समय से चल रही है, लोगों के फेवर में जब ये मुद्दा जा रहा है, लोग खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये काम क्यों नहीं कर देना चाहिए? कर दो इसे, लद्दाख को छठे शेड्यूल में डाल दो। सवाल यहाँ पर दोस्तों ये तो उठता ही होगा लोगों के दिमाग में। लेकिन इसका उत्तर यह है कि लद्दाख को छठे शेड्यूल में डालना केवल कहने से कुछ काम नहीं होगा, इसको करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग संविधान को देखोगे तो संविधान बिल्कुल क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर यह बोलता है कि जो छठा शेड्यूल है वो केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है, केवल और केवल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, यानी वही असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, इन सब के लिए, जिसमें से भी केवल, और आपको ये भी पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में सभी स्टेट को भी इंक्लूड नहीं किया गया छठे शेड्यूल में। नॉर्थ ईस्ट में भी केवल 4 ही राज्यों को छठे शेड्यूल में रखा गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बस। बाकी स्टेट को भी नहीं रखा गया, उनको भी यहाँ पर छठे शेड्यूल में नहीं ऐड किया गया। और अब आप कहोगे अगर ऐसी पावर किसी और को चाहिए तो वो कौन से शेड्यूल में आएगा? तो दोस्तों अगर कोई बाकी सारा रीजन यानी नॉर्थ ईस्ट एरिया को छोड़कर अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो उनके लिए 5वां शेड्यूल है, छठा शेड्यूल नहीं है। तो लद्दाख को हम यहाँ पे छठे शेड्यूल में नहीं ऐड कर सकते क्योंकि संविधान क्लियर है कि भैया वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। ठीक है, इवन यहाँ पे मणिपुर भी डिमांड कर रहा था कि हमें भी छठे शेड्यूल में ऐड किया जाए, लेकिन नहीं ऐड किया गया उन्हें। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे भी मांग उठ रही थी, ये भी टोटली ट्राइबल पॉपुलेशन है, इनको भी छठे शेड्यूल में नहीं रखा गया है। तो हम लद्दाख को कैसे ऐड कर सकते हैं? पहली दिक्कत तो ये है। और चलो जैसे तैसे हम लोगों ने यहाँ पर ऐड करने की ठान भी ली, तो इससे क्या होगा, पूरे संविधान में बदलाव करना होगा, एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाना पड़ेगा, इस छठे शेड्यूल में चेंजेस करने पड़ेंगे। एक बिल पास होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, उस अमेंडमेंट के माध्यम से ये सारा काम हो सकेगा। आई होप आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। तो क्या है मुद्दा लद्दाख को लेकर, क्या डिमांड्स उठ रही हैं, क्या पूरा का पूरा मामला चल रहा है? आई होप आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया होगा तो ज़रूर से थम्स अप कर देना, लाइक के बटन पर प्रेस कर देना। चलो आगे आता हूँ उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। आर्टिकल ये छोटा सा था लेकिन बहुत दमदार था, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगला आर्टिकल एग्जामिनेशन के लिए वापस से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के काफ़ी सारे आर्टिकल आज न्यूज़पेपर में प्रेजेंट हैं। बात की जा रही है 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप को इंडियन नेवी के लिए कर दिया गया है लॉन्च। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप कौन सी होती हैं दोस्तों? यानी दुश्मन की जो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी कुछ इस प्रकार से होती है जो कि समुद्र के अंदर चलती है। ठीक है, इसको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है। तो इस पनडुब्बी को मार के गिराने के लिए दोस्तों कुछ जहाज़ तैयार करे गए हैं। ठीक है, और हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसके तहत हमें कई सारे जहाज़ रेडी करने हैं, जिसमें से दोस्तों 3 जहाज़ ऑलरेडी लॉन्च कर दिए गए हैं हमारी इंडियन नेवी के लिए, जिस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो हमें कम से कम 8 इस प्रकार के एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप तैयार कर रहे हैं। इन जहाज़ में से 3 हो चुके हैं तैयार, और इन तीनों के नाम ध्यान रखना, नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
एग्जामिनेशन में कुछ पूछा गया तो आपसे ये दे के पूछ लिया जाएगा कि भैया INS माहे, INS मालवन और INS मांगरोल हाल ही में न्यूज़ में था, बताओ ये क्या है। तो कहोगे हाँ इंडियन नेवल शिप तो है, लेकिन यह है क्या? तो यह है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप। दुश्मन की पनडुब्बी से लड़ने के लिए स्पेशली यहाँ पर इन जहाज़ को तैयार किया गया है। समझ गए? तो ये 3 अलग अलग शिप हमारे पास में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जिनका नाम है INS माहे, INS मलवन, INS मांगरोल। तो इस आर्टिकल में केवल इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया तो यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि हम यूपीएससी को काफ़ी एनालाइज कर चुके हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। जिस तरीके की हैबिट है उस तरीके से हम समझते हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ मतलब 2016 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था। सवाल क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अस्त्रधारिणी। INS अस्त्रधारिणी जो हाल ही में न्यूज़ में था, उस समय होगा 2016-15 के आसपास, तो INS अस्त्रधारिणी न्यूज़ में था, बताओ वो क्या है, आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन नंबर है, क्या ये एम्फीबियस वॉरफेयर शिप है, या न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन है, या टॉर्पीडो लॉन्च रिकवरी वेसल है, या फिर न्यूक्लियर पार्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक टॉर्पीडो लॉन्च और रिकवरी वेसल है ये। समझ गए? तो इस तरीके के क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली बनते हैं। ये INS अस्त्रधारिणी को हमने खुद से तैयार किया था, एक रिकवरी वेसल हम लोगों ने यहाँ पर तैयार किया था, और ये भी इंडियन नेवी के लिए रेडी किया गया था 6 अक्टूबर 2015 में। इस वजह से एक क्वेश्चन बना, तो ऐसे ही यहाँ पे सवाल बन सकता है। चलो आगे आते हैं। अगेन आज हमारी नेवी चर्चा में एक और आर्टिकल आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। हमारी नेवी तैयार है अगले साल के लिए एक बहुत बड़ा अभ्यास कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमारी नेवी तैयार हो रही है, एक सबसे बड़ा नेवल अभ्यास होने वाला है साल 2024 के अंदर में। और यहाँ पे इंडियन ओशन की कई सारी कंट्रीज साथ में होंगी, जो कि इंडियन नेवी के साथ में मिलकर ये अभ्यास कर रही होंगी। ये अभ्यास कौन सा होने वाला है? उसका नाम है दोस्तों एक्सरसाइज मिलन। 2022 में भी हुआ था, बहुत बड़ा अभ्यास हुआ था एक्सरसाइज मिलन। ठीक है, तो एक्सरसाइज मिलन को शेड्यूल कर दिया गया है फरवरी 2024 के अंदर इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें इंडियन ओशन रीजन में, यानी जो भारत का जो निचला हिस्सा है, जो समुद्र का हिस्सा आपको दिख रहा है, इंडियन ओशन की कई सारी कंट्रीज इसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगी। 50 से ज़्यादा देशों की नेवी यहाँ पर दोस्तों इस अभ्यास में साथ में आने वाली है, जो आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ में डिफेंस के रिलेशंस को मजबूत करेंगे। समझ गए? चलो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा स्पेशली वो बता दूँ, क्योंकि काम हमारा उतना ही है। सबसे पहली चीज़ एक्सरसाइज मिलन के बारे में जान लो। मिलन क्या है? मिलन एक बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। मल्टीलेटरल मतलब कई सारे देशों की नेवी यहाँ पर साथ में इकट्ठा होकर इस अभ्यास को कंडक्ट करती हैं। इसको स्टार्ट किया गया इंडियन नेवी के थ्रू 1995 में, स्पेशली अंडमान निकोबार कमांड में। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ और कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, केवल 4 देश यहाँ पर स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और वो 4 देश कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। 1995 का जो एडिशन हुआ था इसमें ये 4 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये सारी कंट्रीज़ बढ़ती चली गई। भारत का एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, सागर इनिशिएटिव के तहत इंडियन ओशन में जितने भी देश हैं, मालदीव्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको भी धीरे धीरे हम लोगों ने पार्टिसिपेट करवाया इस अभ्यास के अंदर में। यह ध्यान रखना, कई बार ऐसे अभ्यास को लेकर सवाल बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने 2008 में भी डायरेक्टली आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल यहाँ पर यह था कि हैंड इन हैंड 2007 का जो एक जॉइंट एंटी टेररिज्म मिलिट्री ट्रेनिंग है, ये इंडियन आर्मी के साथ साथ कौन सा दूसरा देश था जिसके बीच में यह अभ्यास किया गया था? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना। ठीक है, तो हैंड इन हैंड अभ्यास जो है वो वैसे भी चाइना के साथ में किया जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। और आज मैंने मैप में बोला है ना, सिंधुगढ़ फोर्ट को आपको देखना है, उसके पीछे सिंधुदुर्ग फोर्ट को देखना है। उसके पीछे का रीज़न क्या था? क्योंकि इस साल का जो नेवी डे है, क्योंकि अभी नेवी डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा कब? 4 दिसंबर को। आज तो 1 दिसंबर है भैया, 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करेंगे। तो इस साल का जो नेवी डे है वो सेलिब्रेट यहाँ पर सिंधुदुर्ग फोर्ट में होने वाला है, जो हमारा वेस्टर्न सी बोर्ड पर है। 1660 में इसको बनाया गया था हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के थ्रू। तो ये वहीं पर इंडियन नेवी डे का सेलिब्रेशन होगा। सेलिब्रेशन जब होगा तो उसका भी एक प्रॉपर आर्टिकल आएगा, तो वो मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करूंगा। डोंट वरी, अभी के लिए बस खाली इतना पढ़ के चलो। अगला आर्टिकल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। ना दोस्तों, हम लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 28 के समिट का। तो ये समिट हो चुका है स्टार्ट, जिसको हम बोलते हैं COP28 समिट। ये कहाँ पे हो रहा है? दुबई में हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में रखा हुआ मिलेगा, कई सारे एग्जामिनेशन में वो यही मिलेगा कि भैया बताओ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 28 का समिट कहाँ पे हुआ? सही उत्तर क्या होगा? दुबई में हुआ।
तो ये सम्मेलन हो चुका है शुरू। इस सम्मेलन में क्या बात की जाती है? इस सम्मेलन में दोस्तों स्पेशल फोकस एनवायरनमेंट के ऊपर किया जाता है कि किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिस्कशंस ज़्यादा होते हैं। तो दुनिया भर की कंट्रीज़ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। और उनका वीडियो अगर आपने कल देखा होगा, कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा था कि COP28 समिट के लिए यहाँ पर PM मोदी रवाना हो चुके हैं। हुआ क्या, जो पहला दिन था दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस का, ये थर्सडे का पहला दिन था, यानी कल के दिन हुआ पहला दिन इसका। और पहले दिन पर ही एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। जितने भी देश यहाँ पे प्रेजेंट थे उन सब ने मिलकर अग्री कर लिया है कि हम क्या बनाएंगे, एक लॉस एंड डैमेज फंड को क्रिएट किया जाएगा, L&D फंड, ठीक है। तो लॉस एंड डेवलपमेंट फंड को बनाने वाले हैं। और ये फंड क्या करेगा, ये स्पेशली हमारे कंट्रीज को कंपनसेट करेगा, यानी कंट्रीज को सपोर्ट करेगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो यहाँ पर इसको पूरा मैनेज करने वाला है। और मैनेज करने के लिए इसके लिए प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा, एक प्रॉपर बॉडी बनाई जाएगी, हेडक्वार्टर बनाया जाएगा जहाँ पे प्रॉपर फंड रिसीव होंगे। तो स्टार्टिंग में लगभग $250 मिलियन अलग अलग देश मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे इस फंड में। और फिर ये पैसा अलग अलग जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए खर्चा जाएगा। वैसे पैसे तो हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, अभी भी बहुत सारे अमाउंट की ज़रूरत है, लेकिन ये एक शुरुआत हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर इस प्रकार का फंड बनाने की बात 27 वाले समिट में हुई थी। पिछले साल भी जो ये सम्मेलन हुआ था ना, हर साल होता है ऐसा सम्मेलन, पिछले साल इजिप्ट में हुआ था, तो लास्ट ईयर भी बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे कोई फंड बनाया नहीं गया था ना। फाइनली यहाँ पर इस प्रॉपर फंड को क्रिएट कर दिया गया है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अलग अलग देश बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे। फॉर एग्जांपल UAE प्लस जर्मनी, ये दोनों यहाँ पर 100 मिलियन का कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं। US $17 मिलियन का, UK अप्रॉक्सीमेटली $50.6 मिलियन का, जापान $10 मिलियन का, यूरोपियन यूनियन $145 मिलियन का, ये कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे। ये सब पैसा इकट्ठा किया जाएगा और पैसा इकट्ठा करने के बाद में ये कहाँ पे खर्चा जाएगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ आज के समय पर सफ़र कर रही हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जितने भी देश हैं जो ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो लास्ट में ED आता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ मतलब ऑलरेडी यहाँ पर ये अपनी ग्रोथ को अचीव कर चुके हैं। इन्होंने इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रदूषण, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट किया है, उसके बाद जाकर इस लेवल पर ये पहुँचे हैं। और इंडिया क्या है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लास्ट में ING है। तो डेवलपिंग कंट्री मतलब हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट भी यह है कि हम डेवलप्ड कंट्री बने बाकी सारे देशों की तरफ। तो उसके लिए भी हमें भी एक हाई ग्रोथ की ज़रूरत है। और हाई ग्रोथ के लिए हमें पोल्यूशन करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो रन करेंगी तभी काम होगा। और वो इंडस्ट्री, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ कोयले जलाने पर रन कर रही हैं, है ना। तो इस तरीके का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो होगा क्या कि भैया यहाँ पर ये इस तरीके से फ़ंड इकट्ठा किया जाएगा और ये जो फ़ंड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस तरीके की डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि इनको थोड़ा पैसा मिले, थोड़ा अमाउंट मिले, सपोर्ट मिले और ये कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ को अपना सकें। फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर सकें, जिससे कि पोल्यूशन कम हो, क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हो, हमारे ग्लेशियर्स कम पिघलना शुरू हो, समुद्र का स्तर इतना तेज़ी से ना बढ़े, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। इसके लिए यहाँ पर स्पेशल फोकस किया गया है। और लगभग 160 देश के अलग अलग जो दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पर इस मीटिंग में आ चुके हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी कल पहुँच चुके हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। समझ गए? बाकी इसमें कुछ और स्पेशल नहीं है, बस खाली इतना ही पढ़ना है जो यहाँ पर आपको दिया गया। लॉस एंड डैमेज फंड जो है दोस्तों, ये क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारे डिस्कशंस आगे करेगा, आगे बहुत सारी बातचीत की जाएंगी, बहुत सारा फंड और ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर इसकी एक शुरुआत हो चुकी है, एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोर सेक्टर ग्रोथ के बारे में। तो आपको पता होगा कि जैसे यहाँ पे हमारा नया महीना शुरू होता है, पुराने महीने के डेटा निकल कर आने लगते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने नवंबर महीने को ख़त्म किया, दिसंबर में आ चुके हैं, आज 1 दिसंबर हो चुकी है, ठीक है। तो 1 दिसंबर जब हुई तो हम पुराने महीने को देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अक्टूबर में अब की बार जो कोर सेक्टर की ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिली। अक्टूबर में दोस्तों हमारी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रही है वो 12.1% की रही है, अभी तक की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ पिछले 18 महीनों में। बढ़िया ग्रोथ। कहोगे ये तो हमें नवंबर का बताना चाहिए था, नहीं, एक महीने पीछे का डेटा आता है। अब फॉर एग्जांपल जब हम जनवरी 2024 में पहुंचेंगे तो नवंबर के महीने का ये अलग अलग यहाँ पर ग्रोथ पता चलेगा कि नवंबर के महीने में हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ किस प्रकार से रही थी। आई होप अब इस बात को आप समझ रहे होंगे।
तो बात यहाँ पर यह है कि जो हमारे कोर सेक्टर्स हैं, जो हमारी 8 टॉप की इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कौन सी हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो ये 8 इंडस्ट्री में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 20.3% का राइज देखने को मिला। कोयले इंडस्ट्री में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। तो कोल सेक्टर्स, पूरे कोर सेक्टर्स या 8 मेजर सेक्टर्स हमारे इंप्रूव हुए हैं, ठीक है, इस बार ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अक्टूबर की बढ़िया ग्रोथ है, क्योंकि अगर आप लोग सितंबर में देखोगे तो सितंबर में केवल और केवल 9.2% का ग्रोथ हुआ था, जबकि अक्टूबर में यह बढ़कर 12.1% के आसपास पहुंच चुका है। तो क्या परसेंटेज ध्यान में रखनी है, कभी भी नहीं ध्यान रखनी है, एक बहुत बड़ी गलती करोगे। ये हर महीने आता है, हर महीने चेंज होता है, ये आपसे एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा, तो एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा वो आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई पड़ेगा, ठीक है, कि कोर सेक्टर हमारा आउटपुट होता है क्या है एग्जैक्टली। नाउ दोस्तों, हमारे पास में टोटल हमारे 8 कोर सेक्टर्स हैं। कितने हैं, यानी कि हमारी 8 मेजर इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, हमारे देश की 8 मेजर इंडस्ट्रीज़ जिसके ऊपर सबसे बड़ी हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, समझ गए। तो कोर सेक्टर्स में हमारे वो 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाओगे दोस्तों, कोयला, ठीक है, कोयला। उसके अलावा कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं। देन क्रूड ऑयल के बाद में आता है हमारा नेचुरल गैस, देन आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, देन फर्टिलाइजर, देन स्टील, देन सीमेंट, देन इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे 8 मेजर सेक्टर्स हैं। इन सेक्टर में सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है, तो इन इंडस्ट्रीज़ में से सबसे बड़ी इंडस्ट्री आती है हमारी रिफाइनरी वाली। कौन सी, रिफाइनरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रिफाइनरी के बाद में आता है सेकंड हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद में थर्ड इंडस्ट्री आती है हमारी स्टील, जो कि सबसे बड़ी है, और इस तरीके से यहाँ पर ये फर्दर चलता रहता है, समझ गए। तो इन इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आगे आते हैं अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमारी कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, ये मैंने आपको बताया, रिफाइनरी सबसे बड़ी, उससे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी, फिर उससे बड़ी रिफाइनरी सबसे बड़ी, उससे छोटी इलेक्ट्रिसिटी, उससे छोटी स्टील, उससे छोटा कोल, उससे छोटा क्रूड ऑयल। इस तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्रीज चलती हैं। और इनका जो पूरा प्रॉपर डेटा है कौन लाता है, इसके लिए दोस्तों एक इंडेक्स तैयार किया जाता है जिसको हम बोलते हैं IIP। IIP मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये इंडेक्स रेडी किया जाता है। ये इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स दोस्तों इसी 8 मेजर इंडस्ट्रीज के बेसिस पर तैयार किया जाता है, ठीक है। ये एक इंडिकेटर है, ये हमें ये दर्शाता है कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, है ना, इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है वो उसमें कितना ज़्यादा बदलाव हुआ है, प्रोडक्शन के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिला है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। तो ये हमें दर्शाने का काम करता है ये इंडेक्स, सिंपल सी बात है। इस इंडेक्स को पूरी तरह से तैयार और पब्लिश किसने किया, देखो इसको हर महीने तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम इस महीने का डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पर ऐसे महीने का आता रहेगा। तो इसको मंथली कंपाइल करने का काम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का। ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आती है, ठीक है, समझ गए इस बात को। ना आगे आते हैं अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि ये जो इंडेक्स है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये इतना ज़रूरी क्यों है दोस्तों। इसका महत्व यहाँ पर यह है कि ये अलग अलग सरकारी एजेंसीज के थ्रू यूज़ किया जाता है। अब मान लो इस बार का, इस महीने का इंडेक्स आया जहाँ पे बताया गया कि भैया अक्टूबर में 12.1% की ग्रोथ है, इस इंडस्ट्री में इतनी ग्रोथ हुई है। तो सरकारी जो एजेंसीज होती हैं हमारी, इवन हमारा जो वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, इनको मान लो कोई पॉलिसी बनानी है, कोई नई नीति बनानी है, तो इकॉनमी को लेकर कुछ काम करना है, तो उसके लिए यहाँ पर इस इंडेक्स को देख कर यहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये हमारा इंडेक्स इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हम GDP वगैरह भी कैलकुलेट करते हैं, अपनी देश की इकॉनमी वगैरह भी कैलकुलेट की जाती है। तो ये आर्टिकल ऐसे पढ़ना है आपने। अब क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा। फॉर एग्जांपल UPSC ने 2015 में आपसे एक सवाल पूछ लिया। सवाल ये था कि भैया बताओ, जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज वाली कौन सी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है। तो कहोगे अभी आपने बताया था रिफाइनरी है ना। तो रिफाइनरी अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में तो नहीं है। तो रिफाइनरी के बाद दूसरी कौन सी इंडस्ट्री थी सबसे बड़ी, तो वो थी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। तो 20 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी करेक्ट है। 2000 ये साल ब साल चेंज होती है, खैर 2015 में इलेक्ट्रिसिटी का हाईएस्ट वेटेज था, ये आपने ध्यान में रखना है। समझ गए, मज़ा आ रहा है। चलो आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। हमारा देखो यहाँ पे ना बताया गया इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री का इतना कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका इतना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये परसेंटेज आपसे कभी नहीं पूछे जाते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगेन GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है फिस्कल डेफिसिट के बारे में। आज तो हर एक पेपर के आर्टिकल, GS पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 है ना, 4 रह जा रहा है। एथिक्स के तो खैर आर्टिकल रिलेट हो ही जाते हैं सब में। अब बात यहाँ पर यह है कि फिस्कल डेफिसिट हमारा 45% तक टच हो चुका है हमारे पूरे साल के टारगेट का। मतलब क्या है, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा देखने को मिला, सरकार के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, सरकार को घाटा व्यापार में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सर ये फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, पहले ये समझाओ।
फिस्कल डेफिसिट मतलब यहाँ पर अगर आप सिंपल सा देखोगे तो गवर्नमेंट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, सरकार ने जितना कमाया और जितना खर्च किया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट भी अगर हम इसको एक्सप्लेन करें अच्छे से तो मान लो सरकार की कमाई हुई है 10 रुपया और खर्चा हो गया है 15 रुपया, तो भैया 5 रुपये का घाटा हो गया ना, इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट कि भैया आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा, आमदनी 18 खर्चा रुपया, यह कहलाता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो प्रॉपर ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है, जो कि आपको अलग अलग सेक्शंस में काफ़ी बढ़िया तरीके से हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला देखोगे तो क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का सारा खर्चा, सारे खर्चे में कैपिटल रेवेन्यू दोनों एक्सपेंडिचर को काउंट कर रहे हैं हम, तो सारे खर्चे में से सरकार की सारी इनकम माइनस कर दो, इनकम में आपका रेवेन्यू जो हो गया, रिकवरी ऑफ लोन हो गया या दूसरे प्रकार की जो भी इनकम है सबको इंक्लूड कर लो, तो खर्चे में से कमाई को माइनस कर दिया, जो यहाँ पर अमाउंट निकल कर आया वो हो गया हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो इस बार सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है अक्टूबर 2023 तक ये पहुँच चुका है 8.03 लाख करोड़ रुपया, 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का दोस्तों ये फिस्कल डेफिसिट पहुँच चुका है। ये डेटा कौन लेकर आया है, ये डेटा लेकर आया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो बताया जा रहा है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो इस साल के अप्रैल से अक्टूबर तक अगर आप ये टाइम पीरियड देखोगे तो 8 लाख करोड़ रुपए का हमें अभी घाटा चल रहा है, ठीक है। और इसी सीजीए ने ये बोला सरकार की कमाई कितनी हुई थी, तो इसी टाइम पीरियड में अप्रैल से अक्टूबर के बीच में जो कमाई हुई है वो हुई है 23 लाख करोड़ रुपए की, यानी कि जो हमारा रेवेन्यू है वो यहाँ पर 23.94 लाख करोड़ है। इतना कमाया सरकार ने, इतना कमाया अलग अलग जगह से, टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, सब टैक्स, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, ये सारा जो भी हमने मिला लिया, टोटल यहाँ पर इनकम जो है वो 23.94 लाख करोड़ रुपीज़ इनकम हो गई, जिसमें से सरकार को अभी यहाँ पर मतलब ये तो हमारी कमाई हो गई, कितना हो गया, सॉरी ये हमारा खर्चा हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, ये हमारी सरकार की एक्सपेंडिचर, मैंने कमाई बता दी, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये सरकार के सारे खर्चे हैं 23 लाख करोड़, 23.94 लाख करोड़ रुपये सारे खर्चे हैं। कमाई कितनी थी इनकी, कमाई थी दोस्तों 13 लाख करोड़ रुपए, और 13 लाख भी क्या, 13 लाख तो सीधा सीधा यहाँ पर टैक्स आया, टोटल कमाई 15 लाख करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से देखोगे तो हमारा जो गवर्नमेंट का हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, एक सेकंड रुको, इसको हम ऐसे कर लेते हैं यार, अब आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो टोटल खर्चा हुआ है वो हुआ है 23.94 लाख करोड़ का, कमाई हुई है 15.9 लाख करोड़ की। तो भैया यहाँ पर क्या हो गया, इसमें से इसको लेस कर दो, जो भी आपका अमाउंट निकल कर आया वो यहाँ पर 8 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर जो हमारा घाटा चलता हुआ नज़र आ रहा है, 8 लाख रुपए का यहाँ पर सरकार को इस समय लॉस है, ठीक है। और आगे जाकर ये लॉस और बढ़ सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है 2023-24 में, बट अभी के लिए जो डेटा है मैंने आपको बताया। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, आपसे फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जा सकता है, क्योंकि वही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन में के फॉर्म में पूछी जा सकती है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब आता हमारा फाइनली एडिटोरियल पर। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल देखोगे तो ज़्यादा कोई काम के नहीं है, तो उसके बाद आप प्रीमियम सेक्शन ओपन करोगे तो वहाँ पर एक काम का एडिटोरियल आपको मिलता है। अभिजीत सिंह साहब ने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा, और आज का मेंस का क्वेश्चन इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे राइटर ने बात की है चैलेंज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्लोबल साउथ। जो भारत की बाउंड्री आप देख पाओगे, भारत की बहुत बड़ी बाउंड्री समुद्र के साथ में लगती है, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है और नीचे इंडियन ओशन है। तो भारत का 7,000 किलोमीटर का बाउंड्री जो है समुद्र के साथ में शेयर होता है, तो इस वजह से समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया के कंट्रोल में है। तो इस समुद्र की सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सिक्योरिटी को मेंटेन करने में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं आज के समय पर, वो यहाँ पर समझाया गया है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी यहाँ पर राइटर ने सजेशन दिए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चलो शुरुआत करते हैं हर एक बेसिक चीज़ के साथ में। हाँ दोस्तों, करना क्या है, बस खाली आपने स्क्रीन पर नीचे की साइड में देखना है, हर एक चीज़ आपको क्लियर होती हुई चलेगी। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो राइटर ने यहाँ पर आर्टिकल क्यों लिखा, राइटर ये बोलते हैं कि चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जैसे जैसा हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है ना, उसके हिसाब से हमें भी अपने अंदर बदलाव करना होता है। एक इंसान जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होता है, समय चेंज होता है, उसके हिसाब से वो भी चेंज होता है। और वही यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से प्रोग्रेस कर पाता है इंसान, सर्वाइव कर पाता है। क्योंकि भाई अगर आप यहाँ पे समय के साथ में नहीं जियोगे, समय के साथ में अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे।
और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वही किस्सा दोस्तों हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ में भी है। जिस तरीके से यहाँ पर सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करके चलना पड़ेगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। हुआ क्या है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। पहली चीज़, भारत के लिए समुद्र का हिस्सा कितना ज़रूरी है ये समझते हैं। इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, यानी कि भारत का जो यहाँ पर एक हिस्सा, बाउंड्री जो समुद्र के साथ में टच होती है, वो 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा की है। ठीक है, तो इस चक्कर में हमारे पास में बहुत खतरे भी हम फेस करते हैं। हमारे जब जहाज़ जाते हैं, व्यापार करते हैं, सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो कभी समुद्री लुटेरे यहाँ पर उस जहाज़ पे कब्जा कर लेते हैं। या टेररिज्म हो गया, स्मगलिंग होती है, सामान की तस्करी होती है इधर से उधर, इलीगल तरीके से फिशिंग होती है, एनवायरमेंट बर्बाद किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है। तो भारत को ज़रूरत है अपने कोस्टल एरियाज़ को बचाने की, ऑयल एज गैस इंस्टॉलेशंस को यहाँ पर बचाने की, फिशिंग ग्राउंड्स को बचाने की, अपने बंदरगाह को बचाने की इन खतरों से। तो इन खतरों को ख़त्म करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा एरिया समुद्र में है। समझ गए। इंडिया की इवन जो इकॉनमी है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी इसी समुद्र के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा 70% ट्रेड वैल्यू इसी समुद्र से निकल रहा है और 95% के आसपास जो ट्रेड वैल्यू है वो इसी समुद्र से निकल रहा है। भारत ज़्यादातर जो एनर्जी वगैरह इंपोर्ट कर रहा है वो भी समुद्र के ज़रिए आ रही है, स्पेशली गल्फ रीजन से। ऑयल वगैरह मंगा रहे हैं वो भी यहाँ पर समुद्र में इन टैंकरों में भर के आ रहा है, वो भी इस तरीके से। समझ गए। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना इंडियन ओशन के अंदर में एक प्रोटेक्शन बनाकर रख सके। तो कि अगर प्रोटेक्शन बनी रहेगी, हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी बना रहेगा, तो इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहेगी, इसमें कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे हमारे मैरीटाइम बॉर्डर्स को अगर खतरा पहुंचेगा इस तरीके से, तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर एक अफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। इंडिया को अगर आप देख पाओगे, तो अगर आप ऐतिहासिक तौर पर भारत को देखोगे, तो भारत के जो संबंध है इंडियन ओशन में अलग अलग देशों के साथ में, आप इंडियन ओशन में कई सारे देश हैं, है ना, इधर इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे श्रीलंका है, मालदीव्स है, कई सारे आइलैंड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज़ हैं, जिबूटी है, ये सारी कंट्रीज़ आपको लाइन से देखने को मिल जाएंगी। समझ गए। तो भारत को कहीं ना कहीं इन इंडियन ओशन कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस मेंटेन करने होंगे। हम रिलेशंस वैसे भी एक अच्छे संबंध के साथ में रखे हुए हैं पहले से ही, लेकिन आज का समय थोड़ा चेंज हो चुका है। और ये जो पूरा मैरीटाइम डोमेन है दोस्तों, इसके अंदर कुछ चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, कुछ चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज है एसिमेट्रिकल टैक्टिक्स। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर यह है ना कि कभी भी हम देख पा रहे हैं चीज़ें थोड़ा सा मतलब अनएक्सपेक्टेड तौर पर हो रही हैं। यूक्रेन ने जिस तरीके से यहाँ पर रशिया के खिलाफ ब्लैक सी में गेम खेला, चाइना लगातार यहाँ पे साउथ चाइना सी में, अगर आप देख पाओगे साउथ चाइना सी में चाइना कैसे पसार रहे हैं अपने आप को, जो अब साउथ चाइना सी में जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनकी टेरिटरी में अपने जहाज़ घुसा देता है ये। ठीक है, तो ये भी एक चिंता वाली बात है, कंसर्न वाली बात है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर सिक्योरिटी का थ्रेट है, जब दूसरा देश यहाँ पे आपकी जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला चैलेंज यहाँ पर यही देखने को मिलेगा, जो कि अभी रशिया यूक्रेन में हो रहा है, चाइना साउथ चाइना सी में हो रहा है, इस तरीके के कई सारे और भी जगह पर हो रहा है। दूसरा जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी थ्रेट है वो है ग्रे जोन वॉरफेयर। आजकल क्या हो रहा है ना, जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल ये भारत है, क्योंकि हम भारत को एग्जांपल पर रखकर अच्छे से चीज़ों को समझ सकेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इंडिया आपको देखने को मिलेगा, इंडिया का निचला हिस्सा पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये हमारा पूरा का पूरा समुद्र वाला हिस्सा है। अब दोस्तों समुद्र का कुछ हिस्सा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इतना समुद्र का हिस्सा ये भारत के कंट्रोल में है, ये हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, एक्सक्लूसिव जोन है। तो कई बार क्या होता है कि अलग अलग देश इन हमारी वाली टेरिटरीज़ के अंदर में हमारे इस समुद्र के हिस्से में घुस जाते हैं, घुस के निकल रहे होते हैं, और अमेरिका के थ्रू इस प्रकार के वॉल्यूशंस कई बार किए गए हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और तीसरा सबसे बड़ा थ्रेट है कॉम्बैट ड्रोन्स। भाई जो ड्रोन्स होते हैं, है ना, आप ड्रोन समझते होंगे, तो ड्रोन यहाँ पर एक नया चीज़ ऐड कर चुका है। कई बार क्या होता है कि समुद्र के ऊपर में ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं हमारे दुश्मन देशों के लिए, निगरानी रखने के लिए, अटैक्स करने के लिए, इवन अटैक भी किया जा सकते हैं ड्रोन के माध्यम से, लड़ाकू ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है, ये भी एक थ्रेट है। फिर एक है लैंड अटैक मिसाइल्स। लैंड अटैक मिसाइल जो है ये समुद्र के अंदर दोस्तों, समुद्र के ऊपर आज के समय पर तैनात की जा रही है अलग अलग देशों के माध्यम से। ठीक है, इससे क्या है, इससे अगेन यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे यहाँ पर जो मिसाइल्स वगैरह वो टारगेट की जा सकती हैं एक दूसरे के ऊपर में। फिर उसके बाद में एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है अनकन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, पहला सिक्योरिटी थ्रेट क्या है, वो है इलीगल फिशिंग, बहुत ही खतरनाक, ये भी एक दिक्कत है। हुआ क्या रहा है, कई बार कई सारे जो देश हैं वो एक दूसरे की टेरिटरी में, एक दूसरे के समुद्र वाले हिस्से में जाकर मछली पकड़ रहे हैं, और इतनी ज़्यादा मछली पकड़ रहे हैं, इतनी कगार में पकड़ रहे हैं, और अवैध तरीके से कर रहे हैं दोस्तों, बहुत गलत मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर उस एरिया की सारी मछली खाली कर दे रहे हैं ये लोग। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को खतरा यहाँ पर इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज़ से भी हो रहा है।
जिससे हमारे मैरीन रिसोर्सेज जो हैं, जो हमारी आसपास की मछली है, वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर भारत के वाटर में, यानी इंडिया का जो ओशन वाला रीजन है, वहाँ पर श्रीलंका के मछुआरे आ जाते हैं, यहाँ पे मछली पकड़ने लगते हैं। इंडिया के मछुआरे श्रीलंका की टेरिटरी में पहुँच जाते हैं, वहाँ पे मछली पकड़ने लगते हैं। तो इससे यहाँ पर अगेन जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो यहाँ पर खतरे में पहुँच रही है। फिर एक और खतरा है, वो है नेचुरल डिज़ास्टर। अब जिस तरीके से यहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर के बार बार किस्से हमको नज़र आ रहे हैं, साइक्लोन, सुनामी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, इसके लिए भी हमें यहाँ पर एक प्रॉपर रिस्पॉन्स के साथ में तैयार रहना होगा, ऑल टाइम रेडी रहना ज़रूरी है। फिर बात आती है मैरीन पॉल्यूशन की, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, समुद्र के अंदर में पॉल्यूशन करना। जैसे यहाँ पर कई बार क्या होता है, जहाज़ के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है तो जहाज़ में से जो तेल होता है वो पूरी तरह से समुद्र में फैल जाता है, या प्लास्टिक वेस्ट बहुत सारा समुद्र में फेंका जा रहा है, बहुत सारा पोल्यूशन किया जा रहा है। तो ये भी डायरेक्टली हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। इससे यहाँ पर क्या होगा, पानी के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु वो यहाँ पर सही से जी नहीं पाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। और वो ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पर जो देश है, जो पूरी तरह से फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, मछुआरे डिपेंडेंट हैं, उसके ऊपर दोस्तों बुरा असर पड़ेगा, देश की इकॉनमी के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। फिर एक और सबसे बड़ा थ्रेट है, वो है ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे जहाज़ों में क्या किया जा रहा है, अवैध तरीके से कभी कभी इंसानों को इधर से उधर उनकी तस्करी हो रही है, ड्रग्स की तस्करी हो रही है इसी मैरीटाइम रूट्स के अंदर से। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे लिए मैरीटाइम इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। फिर एक आता है पॉइंट, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लगातार टेम्परेचर बढ़ता चले जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से दोस्तों जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ रहा है, और समुद्र का स्तर बढ़ने की वजह से कई सारे जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनका डूबना निश्चित आने वाले समय पर, क्योंकि कई सारा एरिया उनका ऑलरेडी पानी में जा चुका है। तो इससे दोस्तों और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी इससे और ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, इससे यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यहाँ पर लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनके ऊपर एक बुरा असर पड़ रहा है आज के समय पर, उन्हें यहाँ पर इन सब एनवायरमेंट चेंजेस से गुजरना पड़ रहा है। पोल्यूशन कोई और कर रहा है, बड़े बड़े देश कर रहे हैं, भुगतना छोटे छोटे देशों को पड़ रहा है। ये भी अगेन यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज या चैलेंज देखने को मिल रहा है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर। उसके बाद अब बात आती है कि इसी तरीके से ना हमारे मैरीटाइम गवर्नेंस में भी कई सारे चैलेंजेस हमको नज़र आते हैं, कई सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं जिसके बेसिस पर हम अपने पूरे समुद्र को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज के समय पर देशों में आपस में इतना कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे लिटरल स्टेट्स की बात कर रहे हैं, जो समुद्र में स्पेशली इंडियन ओशन में जो भी देश हैं, एशिया में, अफ्रीका के कई सारी कंट्रीज जो इंडियन ओशन के साथ में बाउंड्री को शेयर करती हैं, इनके बीच में जो संबंध है वो इतने मजबूत नहीं है, कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कभी कभी देख पाओगे जो आसियान कंट्रीज़ हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, अब आसियान देश भी यहाँ पर आप कह सकते हो इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कह सकते हो कि चाइना अपना कंट्रोल दिखाने लगता है, चाइना यहाँ पर पसार रहा है पैर, चाइना कई सारी कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस को मेंटेन कर रहा है ना। तो चाइना जब यहाँ पर इस तरीके की हरकत कर रहा है तो आसियान के सारे देश साथ में इकट्ठे होकर चाइना के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं। पता है कारण क्या है? कारण है कि कई सारे देश चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मिलकर वो आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं। लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है वो ख़राब हो चुका है, और वो कोऑर्डिनेशन ख़राब करने वाले कुछ एक आध बड़े बड़े देश हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है जिसके चक्कर में मैरीटाइम सिक्योरिटी को हम अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो कंट्रीज़ आपस में कॉपरेट करने को तैयार भी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक और सबसे बड़ा चैलेंज है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग चैलेंज। कई बार क्या होता है, यहाँ पर एक लिमिटेशन होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया और यूएसए, भारत और अमेरिका दोनों के बीच में कई सारे एग्रीमेंट हुए हैं कि भाई हम अपने ये जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे, और जितनी इन्फॉर्मेशन आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर की जाएगी उतने रिलेशंस मजबूत होंगे, उतना ज़्यादा एक दूसरे के बारे में एक दूसरे देशों को पता होगा। लेकिन दोस्तों भले ही यहाँ पर एग्रीमेंट्स हमने कर रखे हैं, लेकिन फिर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं की जाती है। क्यों? कई सारे देश समझते हैं नहीं यार ये हमारा सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी का इशू है, तो हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर को लेकर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके बेसिस पर जो देश हैं आपस में उनके बीच में एक लगाव, एक कोलैबोरेशन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो इसी बेसिस पर भारत के इस मैरीटाइम सिक्योरिटी को, इस समुद्र की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कई सारे प्रकार के इनिशिएटिव स्टार्ट किए, कई सारे कदम उठाए। जैसा पहला इनिशिएटिव है कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी। इसमें हमारा मेन मकसद है कि भाई अपने इंडियन नेवी को, अपने कोस्ट गार्ड को और जो समुद्र वाली पुलिस है इसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज करो, इनको मजबूत करो, इनके पास में सारी नई टेक्नोलॉजीज़ दो, है ना। दस्तक मारने की ताकत होनी चाहिए, प्रॉपर वेसल्स होने चाहिए, प्लस यहाँ पे एडवांस लेवल के प्लेटफॉर्म, अपना हेलीकॉप्टर तैयार रखो, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, फ्रीगेट, हेलीकॉप्टर, रडार, सैटेलाइट्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए। इसको तैयार करके और अपना पूरा स्टॉक भर के रखना चाहिए।
अगर कोई भी प्रॉपर इशू होता है तो हम उसको टैकल कर सकें। एक बार यहाँ पे हम करके दिखा देंगे भाई, एक बार यहाँ पर मान लो कोई अटैक करने की कोशिश करता है या इस तरीके से हमारे लिए समस्या क्रिएट कर रहा है, तो उसको निपटा कर हम एक लेसन दे सकते हैं बाकी सबको भी, भाई आप आओगे तो आपके साथ में भी ऐसा ही होगा। तो हमारी नेवी, कोस्ट गार्ड, मैरीन पुलिस को एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में मजबूत करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दूसरा जो कदम उठा सकते हैं वो है टेक्निकल सर्विलांस। अब टेक्निकल सर्विलांस को लेकर ही भारत सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स स्टार्ट करे हैं। ठीक है, कोस्टल सर्विलांस नेटवर्क चलाया, नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोजेक्ट चलाया। इनका मेन मकसद यहाँ पर यही है कि भैया जो मैरीटाइम डोमेन है, हमारा पूरा समुद्र का रीजन है, उसका एक प्रॉपर पिक्चर हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर डिटेक्शन करते रहें, कोई भी खतरा है तो यहाँ पर उसके खिलाफ में एक्शन लिया जा सके। फिर इंडिया ने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया पूरा मैकेनिज्म फॉर इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन। ये क्या था? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था जिसके तहत दो अलग अलग कमिटीज़ जो हैं, ठीक है, हमारे जो समुद्र को लेकर काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल कमेटी फॉर स्ट्रेंथनिंग मैरीन एंड कोस्टल सिक्योरिटी, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, उसके अलावा जॉइंट ऑपरेशन सेंटर्स। इस प्रकार के जो दोस्तों यहाँ पे हमारे देश के अलग अलग बॉडीज़ हैं, इनको साथ में लेकर आने की बात की गई है ना। इसका मेन मकसद यही था कि ये आपस में बॉडीज़ कोऑर्डिनेट करेंगे, इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, तो इससे हमारी नेवी, कोस्ट गार्ड की ताकत बढ़ती हुई नजर आएगी, हम अपने बंदरगाह को सुरक्षित रख पाएंगे। तो ये भी एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि हम लोग कुछ और कदम उठा सकते हैं, कुछ मेजर्स ले सकते हैं जिससे यहाँ पर इन चुनौतियों से लड़ा जा सकता है। वो मेजर्स कौन कौन से हैं? पहला, यहाँ पर हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को इंप्रूव करना होगा। वही जैसे इंडिया है, इंडिया इन चैलेंजेस से गुजर रहा है, इन चुनौतियों से गुजर रहा है, हमें ऐसे कुछ और देश देखने होंगे जो वो देश भी यहाँ पर इस तरीके की तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। हम साथ में मिलकर यहाँ पर मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे क्वाड ग्रुप हो गया, क्वाड ग्रुप को क्रिएट किया गया है। अब ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में इंडिया, चाइना, जापान और साथ ही साथ में यहाँ पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये 4 कंट्रीज़ हैं। ताकि चाइना अगर यहाँ पर आता है तो चाइना अगर इंडियन ओशन में एग्रेशन दिखाने की कोशिश करता है तो हम जो ये पूरा क्वाड ग्रुप है उसको टैकल करेगा। ऐसे यहाँ पर एक और ग्रुप है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ऐसे यहाँ पे आसियान रीजनल फोरम आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो बॉडीज़ हैं दोस्तों, ये बॉडीज़ क्रिएट करना ज़रूरी है। इसमें वो देश हैं जो सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जब वो साथ में इकट्ठे हो जाएंगे तो वो अलग अलग सिक्योरिटी चैलेंजेस से, अलग अलग परेशानी से यहाँ पे साथ में निपट सकते हैं। और इस कॉपरेशन को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? आपस में यहाँ पर ये जो देश हैं इनको साथ में मिलकर अभ्यास कंडक्ट करने होंगे, है ना। अलग अलग एक्सरसाइजेज यहाँ पर करनी होंगी जिससे यहाँ पर इनके रिलेशंस, इनके डिफेंस रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएँ। समझ गए? उसके अलावा दोस्तों हमें कुछ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है जिससे यहाँ पे प्रॉपर ये जो डिस्प्यूट्स है उसको मैनेज किया जाएगा, टेंशन को कम किया जा सकेगा। हमें कहीं ना कहीं अपने कोस्ट गार्ड्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन क्षमताओं को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। ठीक है, कैसे? उनको एडवांस टेक्नोलॉजीज़ देकर, जिससे यहाँ पे मान लो कोई पायरेसी, कोई समुद्री लुटेरे हैं या स्मगलिंग हो रही है या कोई तस्करी हो रही है, पोल्यूशन है, उन सब से यहाँ पे लड़ा जा सके। उन सब चीज़ों से लड़ने की पावर हमारे कोस्ट गार्ड्स को प्रोवाइड करवानी होगी। साथ ही साथ में यहाँ पर क्या हो सकता है? राइटर बोलता है कि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा मैरीटाइम अवेयरनेस को लेकर। भाई जो यहाँ पे जो कोस्टल स्टेट्स हैं, अलग अलग देश हैं इंडियन ओशन के अंदर में, उनके राइट्स का भी ध्यान रखना होगा। प्रॉपर ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड करवाना होगा। कोई डिज़ास्टर आ जाए तो आपस में एक दूसरे का सपोर्ट कर सकें, तो ऐसे डिज़ास्टर को लेकर दिक्कतें ख़त्म हो सकती हैं, है ना। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो एक मेन जो रूट कॉज है, जो मेन जड़ है, वो हमें निपटानी होंगी। ठीक है, अलग अलग देशों के साथ में कॉपरेशन करके ही वो निपट सकती है। जैसे यहाँ पर गरीबी है, इनइक्वालिटी है, करप्शन है, क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से भी यहाँ पर जो कंट्रीज़ इनके बीच में कोलैबोरेशंस या कॉपरेशंस नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें इंप्रूव करनी होगी, साथ में मिलकर यहाँ पे काम करना ज़रूरी है, जिससे यहाँ पे लोगों की लाइवलीहुड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंप्रूव हो पाएंगी, है ना। तो अगर ये कंट्रीज साथ में आ जाती हैं तो डेफिनेटली काफ़ी सारे जो स्टेप्स है वो उठाए जा सकते हैं। तो ये मेजर्स हम ले सकते हैं इन प्रकार के चैलेंजेस से लड़ने के लिए। आई होप आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है ना। फाइनली आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर में। आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, डिस्कस द चैलेंजेस ऑब्जर्व्ड इन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड हाउ कैन इंडिया एनहांस इट्स रेजिलियंस इन द फेस ऑफ दीज चैलेंजेस। यानी कि पहले तो आपने ये समझाना है ये जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है, यानी कि समुद्री सुरक्षा है, इसको लेकर हमें क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिल रही हैं और कैसे भारत अपना ये जो लचीलापन है इसको और ज़्यादा बढ़ा सकता है इन चैलेंजेस से लड़ने के लिए। कैसे हम लोग यहाँ पे क्या स्टेप्स उठा सकते हैं वो भी आपने समझाना है 250 शब्दों में। तो एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स भी इसको अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो समुद्री सुरक्षा में देखी गई चुनौतियों पर चर्चा करें और भारत इन चुनौतियों का सामना करने में अपना लचीलापन कैसे बढ़ा सकता है इसको सुझाएं।
250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। आई होप आपको यहाँ पर ये अच्छे से जो क्लियरिटी है वो मिल चुकी है। तो आज का डिस्कशन काफ़ी ज़बरदस्त था, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस की हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को भी कवर किया है। नाउ आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को कहाँ पे रखा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है। नाउ दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।